हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। मैं स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, हम लोग पहले चैप्टर के क्लास 12 पहले चैप्टर की जो कि है वैद्युत क्षेत्र और आवेश, इसका 1 बाई 1 करके सभी टॉपिक यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक आज के आज का जो टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पहले चैप्टर का, जो कि है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। यह पहले चैप्टर का ऐसा टॉपिक है, लगभग जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उनमें यहाँ से प्रश्न आना लगभग तय रहता है। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इस पूरे वीडियो को समझेंगे, इस पूरे टॉपिक को समझेंगे, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न परीक्षाओं में आए उसमें हल करने में कोई भी परेशानी आपको न हो। अगर इसके पहले के जो भी टॉपिक हैं, जैसे वैद्युत आवेश हो गया, कूलाम का नियम हो गया, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हो गया, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ, इनके गुण आदि सभी टॉपिक हमारे प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। अगर आपको इन टॉपिकों में से कोई भी टॉपिक जो अभी ना समझ में आया हो, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। मेरी गारंटी है कि आपको ज़रूर समझ में आएगी वो बातें। तो बिना देर किए आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो प्रश्न आता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। नाम से ही क्लियर होता है कि वहाँ पर दो ध्रुव हैं। तो कैसे दो ध्रुव होते हैं? हम जानते हैं कि बहुत सारे केमिकल बॉन्ड बनते हैं, वैद्युत आबंध बनते हैं, सहसंयोजक आबंध बनते हैं, और वह आबंध एक धनायनों और ऋणायनों के बीच में बनते हैं। अगर सोचो कि एक जो परमाणु है वो ज़्यादा पावर वाला हो तथा दूसरा जो परमाणु हो थोड़ा सा कम पावर वाला हो, तो एक का जो पावर होगा, जैसे जो ऋणावेशित परमाणु है उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, उसकी वैद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेगा, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन से अपना साझा तो करेगा, लेकिन अपने पावर के कारण वह जो साझा किए गए हो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींचता है, जिसके कारण वहाँ पर द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे एक हम सिंपल तरीके से समझें कि हमारे पास HCl आबंध बनता है। HCl का एक यौगिक प्राप्त होता है। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के आबंध बनता है तो HCl बनता है। अब हम यहाँ पर देखें कि HCl में H और ये Cl के बीच में आबंध बनता है। Cl की वैद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इनके बीच में जो साझा किया गया इलेक्ट्रॉन होता है, इसका खिंचाव क्लोरीन की तरफ अधिक होता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन का खिंचाव क्लोरीन की ओर अधिक होने के कारण क्लोरीन पर आंशिक रूप से ऋणावेशित आ जाता है। इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेशित जब हो जाएगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर गया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ध्रुव बन गए, एक धनावेशित होता है और एक ऋणावेशित होता है। जितना इसके ऊपर ऋणावेश रहेगा, ठीक उसके विपरीत हाइड्रोजन पर उतना धनावेश रहता है। तो ये जो हमारा सेटअप प्राप्त हुआ है HCl का, इसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव बन गया है। अब आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि वैद्युत द्विध्रुव में दो बराबर आवेश होते हैं परंतु विपरीत होते हैं। एक पॉजिटिव होगा तो अगला निगेटिव होगा। दूसरी बात कि दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। आप समझ सकते हैं HCl आबंध कितना होता है, तो बहुत ही दूरी कम होती है। तो अगर हम वैद्युत द्विध्रुव का यहाँ पर परिभाषा देना चाहें तो कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। तो अगर इसको हम वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं, इसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश हैं, तो इनके बीच में जो मिड पॉइंट होता है
इस मिड पॉइंट को हम वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका जो मिड पॉइंट होता है, बीच वाला पॉइंट होता है, उसको हम वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं और नॉर्मली हमेशा हम केंद्र को O से प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं, केंद्र को O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसका डेफिनेशन लिख रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे हम कहें यहाँ पर कि दो बराबर परंतु मान लेते हैं, माना द्विध्रुव के दो बराबर परंतु विपरीत आवेश प्लस Q और माइनस Q है तथा आवेश की बीच की दूरी 2L है। अगर ऐसा हमने मान लिया है कि माना द्विध्रुव के दो बराबर परंतु विपरीत आवेश प्लस Q और माइनस Q है तथा आवेशों के बीच की दूरी 2L है, तो उसका सेटअप कैसा होगा। हमने कहा कि दो बराबर परंतु विपरीत आवेश हैं। ये मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव है AB, जिसके दो बराबर एक प्लस Q आवेश है तो दूसरा माइनस Q आवेश है। अभी बताया कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु को हम द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं, इसको O से प्रदर्शित करते हैं। द्विध्रुव की पूरी लंबाई 2L है। तो अगर पूरी लंबाई 2L है तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु में O है, तो हम समझ सकते हैं कि A से O की दूरी और O से B की दूरी क्या होगी। अगर हम कहें तो O से A की दूरी L होगी और यहाँ से इसकी भी दूरी L होगी। तो कुल मिला के ये हमारा आ गया वैद्युत द्विध्रुव। अब दूसरा जो टॉपिक हमारा यहाँ पर है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है कि अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम आराम से पढ़िए, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए। फिजिक्स कोई रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप फिजिक्स को रट के पढ़ेंगे तो आप जानिए कि फिजिक्स में कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। फिजिक्स पूरे कॉन्सेप्ट से पढ़ाई जाती है और आपको कॉन्सेप्ट से ही हम पढ़ा रहे हैं और आपको कॉन्सेप्ट से ही पढ़ना है। इसलिए तो फिर से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, वो चाहे पॉजिटिव आवेश हो सकता है चाहे नेगेटिव वाला हो सकता है, केवल उसका परिमाण चाहिए, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम नोट कर रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि ये P बराबर क्या हो जाएगा, तो आप समझिए क्या हो जाएगा। P से प्रदर्शित करते हैं। कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। मान लेते हैं एक आवेश दोनों बराबर के हैं तो कोई भी ले सकते हैं। एक Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, तो Q × 2L। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। ठीक है, P बराबर Q × 2L कह सकते हैं, या हम P बराबर 2QL कह सकते हैं। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला है। अब बात आती है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पर Q है, Q का मात्रक कूलाम होता है। दो न्यूमेरिकली कांस्टेंट है, किसी भी गिनती का किसी भी अंक का कोई मात्रक होता नहीं है, और L का मात्रक मीटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। कूलाम मीटर, C और फिर M, कूलाम मीटर होता है। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है, क्या और कोई मात्रक होता है। तो जी हाँ, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का एक और मात्रक होता है जिसे डेबाय कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक डेबाय भी होता है। डेबाय भी होता है। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। आप पूछेंगे कि अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी। तो इसकी दिशा ठीक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। अगली क्लास की वीडियो में बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकाल सकते हैं ये भी बताया गया था। ठीक है, उसके ठीक विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। आपको हमने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है।
या वैद्युत द्विध्रुव रेखाएं हमेशा प्लस से निकलकर माइनस पे प्रवेश करती हैं, तो अगर उस पे किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है। फिर भी आप इतना जानें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, तो हमने कहा कि उसके विपरीत दिशा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो हम इसको नोट कर दे रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विषय में। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है? अगर हम सपोज करते हैं कि ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। प्लस क्यू ये हमारा द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, जिसको हम बोलते हैं द्विध्रुव का केंद्र। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र हम 3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यूपी बोर्ड में मेनली 2 तरीके से परीक्षाओं में आता है, एक अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। एक व्यापक बिंदु पर भी निकाला जाता है, एक जनरल पॉइंट पर भी निकाला जाता है। तो हम बात करते हैं कि पहले अक्षीय और निरक्षीय स्थिति क्या होती है। तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति की बात करें तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव हमारा जिस अक्ष पर स्थित है, जैसे ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इस अक्ष पे स्थित है, तो इस अक्ष पर किसी भी पॉइंट पर चाहे इस साइड में या फिर इस साइड में, किसी भी पॉइंट पर इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो हमारा अक्षीय स्थिति पर होगा। जैसे हमारा एक पी पॉइंट यहाँ पर है और इस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण चाहते हैं, तो ये हमारी अक्षीय स्थिति होती है। ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति आप लोग समझ रहे होंगे क्या होगा। ये वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो इस मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत अक्ष पर के किसी पॉइंट पर अगर निकाला जाता है, फिर से इस वैद्युत द्विध्रुव के जो केंद्र ओ होता है उससे गुजरने वाली किसी लंबवत अक्ष पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो उसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो वो कौन सी रेखा होगी? ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। हमने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव से गुजरने वाली लंबवत रेखा इस पर 90 डिग्री बनानी चाहिए। इस रेखा, ये हमारी रेखा हो जाएगी। अगर इस रेखा के किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर हम निकालें, फिर यहाँ पर या किसी पॉइंट पर निकालें, तो ये जो पॉइंट हमारा P आएगा ये हमारा निरक्षीय स्थिति है। निरक्षीय स्थिति अगर इस पॉइंट पर हम निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति एक्सियल पॉइंट है, और इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक, अब आप पूछेंगे कि अगर ये अक्षीय स्थिति हो गई, ये निरक्षीय स्थिति हो गई, तो फिर व्यापक बिंदु कहाँ पर आएगा? तो आप तो पूरी एरिया खाली है ना हो, हाँ, चाहे इधर निकालिए, चाहे इधर निकालिए, चाहे इधर निकालिए, आपकी इच्छा है तो इधर निकालिए। कहने का मतलब है कि अक्षीय स्थिति
और निरक्षीय स्थिति को छोड़कर अन्य किसी बिंदु पर अगर हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो हमारा व्यापक बिंदु हो जाएगा, जनरल पॉइंट हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं हमारा पी बिंदु यहाँ पर है, अगर पी बिंदु हमारा यहाँ पर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यापक बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यापक बिंदु हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 3 तरीके से वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था यहाँ पर 3 तरीके से ज्ञात करेंगे। हमने तीनों के बारे में बता दिया ना। ये आप वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र जो वाला टॉपिक था यहाँ तक हमने बताया। इसके आगे की वीडियो में अब बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, निरक्षीय स्थिति पर कैसे निकालेंगे और व्यापक बिंदु पर किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। अगर इसमें कोई बात आपको समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके आंसर को देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक हम दूसरे वीडियो लाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने 5 दोस्त के पास शेयर करिए, ताकि जो और भी आपके दोस्त हैं इस तरीके से कंटेंट को पाएँ और उनको भी जो क्लास 12th की फिजिक्स है वह आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।